बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं लतीफ़ रहमानी और आज हम देखेंगे रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स के अंदर लेक्चर नंबर 13, जिसका टॉपिक होगा को रिलेशनल रिसर्च, या जस्ट सिंपल आप इसको इस तरह भी कह सकते हो, को रिलेशन। ठीक है, ये बेसिकली आज हम को रिलेशन को पढ़ेंगे। तो को रिलेशन के साथ ही आपका को रिलेशनल रिसर्च भी क्लियर हो जाएगा। दो ये मतलब एक टाइप होती है ना रिसर्च की, तो डिजाइन होता है रिसर्च का, तो ये भी क्लियर हो जाएगा। तो कोरिलेशन या कोरिलेशन रिसर्च आज हम पढ़ेंगे। इसमें हम इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली ये कोरिलेशन होता क्या है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। कोरिलेशनल रिसर्च, अ कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन इन्वेस्टिगेट्स रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स विदाउट द रिसर्चर कंट्रोलिंग और मैनिपुलेटिंग एनी ऑफ देम। कोरिलेशनल रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसके अंदर जो एक्सपेरिमेंटर या इन्वेस्टिगेटर होता है ना, वो वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप को फाइंड करता है। ठीक है, रिलेशनशिप को फाइंड करता है। शर्त ये होती है कि उसमें आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर रहे होते, कुछ भी मैनिपुलेट नहीं कर रहे होते। चीजें जिस तरह से हो रही हैं आप उसी तरह से होने देते हो उसको। ठीक है, इसको बोलते हैं कोरिलेशनल रिसर्च। और ये जो हम रिलेशनशिप फाइंड करते हैं इसको बोलते हैं कोरिलेशन। कोरिलेशनल रिसर्च इज अ टाइप ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन दैट फोकस ऑन एग्जामिनिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। ये रिलेशनशिप की बात करती है, ये वाला जो रिसर्च डिजाइन है। इट एम्स टू डिटरमिन वेदर चेंजेस इन वन वेरिएबल आर एसोसिएटेड विद चेंजेस इन अनदर वेरिएबल विदाउट नेसेसरली इंप्लाइंग अ कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन देम। इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, इसको समझिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत से लोगों का क्लियर नहीं होता, तो आज इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। वो कहता है जो कोरिलेशनल रिसर्च है ना, ये बताती है कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ रिलेशनशिप है, यानी कि एक वेरिएबल में चेंज आएगा तो दूसरे में भी चेंज आएगा। ये कोरिलेशनल रिसर्च बताती है, बट विदाउट नेसेसरली इंप्लाइंग अ कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन देम। और लाजमी नहीं है कि वो कॉजल रिलेशनशिप वहां पर बताए कि इन दोनों में ये कॉज एंड इफेक्ट वाला रिलेशनशिप है, ये लाजमी नहीं है। विदाउट कॉजल रिलेशनशिप, जब कोरिलेशन की बात आएगी तो उसमें हम फिर कॉज की तरफ नहीं जाएंगे। हमें ये तो पता है कोरिलेशन के अंदर कि एक की वजह से दूसरे में चेंज आ रहा है, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि ये रीजन है, यानी कि एक वेरिएबल को अगर हम छेड़ रहे हैं तो वो वजह है कि दूसरे में चेंज आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, कोरिलेशनल रिसर्च के अंदर हम ऐसा नहीं कह सकते, ये याद रखिएगा। यही इसका बस कोर कॉन्सेप्ट है, इसको पकड़ के रखना है कि कोरिलेशनल रिसर्च या कोरिलेशन के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि ये कॉज कर रही है चीज, एक वेरिएबल दूसरे को कॉज कर रहा है। आपने ये देखना है कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ रिलेशनशिप है कि नहीं, एक के चेंज होने से दूसरा चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो जो चेंज वाला रिलेशनशिप है वो हमने देखना होता है, जस्ट कि वो चेंज वाला रिलेशनशिप उनमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। हमने कॉज की बात नहीं करनी कोरिलेशन के अंदर। ये कॉन्सेप्ट है इसका मेन, इसको पकड़ के रखिएगा। In other words, correlational research seeks to measure the degree and direction of the statistical relationship between variables, which can be positive, negative and zero. ये बेसिकली correlational research या correlation आपको डायरेक्शन दे रहा होता है उस रिलेशनशिप की जो वेरिएबल्स के दरमियान में होता है। ठीक है, डायरेक्शन देगा आपको। कोरिलेशन या कोरिलेशनल रिसर्च क्या देती है? डायरेक्शन देती है। एक तो ये आपको बताती है रिलेशनशिप होता है, दूसरा है उस रिलेशनशिप की डायरेक्शन भी होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि कोरिलेशनल रिसर्च का की इंपॉर्टेंट बात क्या है या उसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप तो एक तो ये बोलेंगे कि रिलेशनशिप फाइंड होता है, दूसरा उस रिलेशनशिप की डायरेक्शन यहां पर हमें पता चलती है कोरिलेशन के अंदर। ठीक है, एक तो रिलेशन का पता चलेगा, दूसरा डायरेक्शन का पता चलेगा। जबकि जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है उसमें डायरेक्शन का पता नहीं चलता हमें। अ कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। अब कोरिलेशन की बात करते हैं। कोरिलेशन क्या होता है? स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर होता है रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। ये बेसिकली रिलेशनशिप ही बता रहा होता है, लेकिन स्टैटिस्टिकल फॉर्म में, यानी कि आपको नंबरों की फॉर्म में बताएगा कि रिलेशनशिप क्या है, किस तरह से है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है या जीरो है। दीज वेरिएबल्स चेंज टुगेदर। ये दोनों वेरिएबल क्या होते हैं? टुगेदर चेंज होते हैं, यानी कि को वेरी करते हैं। एक वेरी करेगा तो दूसरे में चेंज आएगा, दूसरे में चेंज आएगा तो पहले में चेंज आएगा, इस तरह से। बट दिस को वेरिएशन इजंट, यानी कि ये एक साथ ही चेंज हो रहे होते हैं, एक चेंज होगा तो दूसरे में भी उसका असर आएगा। बट दिस को वेरिएशन इजंट नेसेसरली ड्यू टू द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉजल लिंक। ये फिर वही वाली चीज रिपीट हो गई है जो मैंने ऊपर आपको बोला था कि इसको याद रखना है। ये जो को वेरिएशन आ रही है ना, ये दोनों में चेंज आ रहा है, ये रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है, वो कहता है लाजमी नहीं है कि वो ड्यू टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉजल लिंक हो, कि वो कॉज कर रही है चीजें, कॉज एंड इफेक्ट वाला रिलेशनशिप हो, ये लाजमी नहीं है कोरिलेशन के अंदर या कोरिलेशन रिसर्च के अंदर।
इस बात को याद रखना, दोबारा से रिपीट कर दी मैंने। अच्छा, उसके बाद है एक और इंपॉर्टेंट चीज, अ कोरिलेशन डजंट इंप्लाई कॉजेशन बट कॉजेशन ऑलवेज इंप्लाइज कोरिलेशन। वो कहता है जब आप कोरिलेशन की बात करें वो कॉज की बात नहीं करेगा जब आप कोरिलेशन को पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो कॉज नहीं बताएगा आपको कोरिलेशन, लेकिन जब आप कॉज की बात करेंगे ना, यानी कि कॉज एंड इफेक्ट को देखेंगे तो वो कोरिलेशन भी बता रहा होता है। इस लाइन को समझ लीजिएगा, दोबारा मैं बता रहा हूं कि जब आप कोरिलेशन फाइंड कर रहे हैं या कोरिलेशनल रिसर्च कर रहे हैं ना, तो उस वक्त कॉज एंड इफेक्ट की बात नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन जब आप कॉज एंड इफेक्ट वाली रिसर्च कर रहे हैं, कॉज की बात कर रहे हैं, उस वक्त कोरिलेशन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कॉज एंड इफेक्ट के अंदर भी तो रिलेशनशिप ही फाइंड होगा ना, कि किस में कितना चेंज आया तो उसकी वजह से दूसरे में कितना चेंज आया। कोरिलेशन उस वक्त भी मतलब वहां पर अप्लाई हो जाता है, वहां पर भी रिलेशनशिप लाजमी क्रिएट होता है, बट जब कोरिलेशन की, प्योरली कोरिलेशन की बात करेंगे तो वहां पर कॉज की बात नहीं करेंगे हम। पियर्सन कोरिलेशन में डायरेक्शन और स्ट्रेंथ नहीं बताता, सिंपल के बस नहीं, डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन बताएगा ना आपको आगे जाके, डायरेक्शन की चीज भी हम डिस्कस करते हैं कैसे डायरेक्शन बताएगा, बस थोड़ा सा वेट करें। अभी इस चीज को समझ लें जो मैं समझा रहा हूं, ये समझ नहीं आए तो मुझे बताएं। कोरिलेशन, जब हम कोरिलेशन रिसर्च की बात कर रहे हैं तो वहां पर कॉज की बात नहीं आएगी, लेकिन जब हम कॉज एंड इफेक्ट वाली स्टडी कर रहे हैं तो वहां पर कोरिलेशन की बात आएगी, क्योंकि ऑटोमेटिकली वहां पर कॉज की बात आएगी तो रिलेशनशिप लाजमी तौर पर एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन जब हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, कोरिलेशन की बात कर रहे हैं, तो वहां पर लाजमी नहीं है कि कॉज आए। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझ आएगी आपको। यू फाइंड अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन विटामिन डी लेवल्स एंड डिप्रेशन। आपने इनमें पॉजिटिव रिलेशनशिप फाइंड किया, यानी कि विटामिन डी के अंदर और डिप्रेशन के अंदर पॉजिटिव कोरिलेशन है। पॉजिटिव का मतलब होता है कि विटामिन डी बढ़ेगा तो डिप्रेशन भी बढ़ेगा, विटामिन डी कम होगा तो डिप्रेशन भी कम होगा, इस तरह से है। अच्छा, पीपल विद लो विटामिन डी लेवल्स आर मोर लाइकली टू हैव डिप्रेशन। अब ये यहां पर वो कहता है नहीं नहीं सॉरी, ये यहां पर मुझे लगता है कुछ मिस्टेक हुई है। Positive correlation between vitamin D levels and depression. People with lower vitamin D levels are more likely to have depression, but you can't be certain about whether having low vitamin D levels cause depression or whether having depression causes reduced intake of the vitamin D. So अब वो कहता है कि अगर विटामिन डी कम हो जाता है ना, तो उसमें क्या होता है, उस वजह से डिप्रेशन होता है। आपने ऑब्जर्व किया, इस चीज को एक दफा निकाल लें, ये कंफ्यूज करेगी आपको। एग्जाम्पल को दोबारा देखते हैं। विटामिन डी और डिप्रेशन की बात है कि अगर किसी में विटामिन डी कम हो जाता है तो उसमें डिप्रेशन होगा, ठीक है, ये आपने ऑब्जर्व कर लिया, आपको पता चला, बट यू कांट बी सर्टन अबाउट वेदर हैविंग लो विटामिन डी लेवल्स कॉज डिप्रेशन। लेकिन यहां पर आपको ये तो पता चल गया कि विटामिन डी लो हुआ, उसमें डिप्रेशन भी पाया गया उस बंदे में, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि विटामिन डी जो है वो कॉज कर रहा है डिप्रेशन को, यानी कि लो विटामिन डी जो है वो डिप्रेशन को कॉज करता है। और वेदर हैविंग डिप्रेशन कॉजेज रिड्यूस इनटेक ऑफ विटामिन डी थ्रू लाइफस्टाइल एपिटाइट चेंज। अब वो कहता है कि आप इस तरह भी नहीं कह सकते कि डिप्रेशन होने की वजह से, जो डिप्रेशन था इस वजह से उसने क्या विटामिन डी कम लेना शुरू कर दिया। अब ये भी आप कहते हैं रिजल्ट नहीं निकाल सकते। देयरफॉर यू कैन ओनली कंक्लूड दैट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स। आप फिर वहां पर क्या कहोगे, जस्ट ये कहोगे कि दोनों में रिलेशनशिप है, ठीक है। ये एग्जांपल है कि आप जस्ट रिलेशनशिप की बात करते हो, आप ये नहीं बताते कि कौन किसको कॉज कर रहा है, विटामिन डी की वजह से डिप्रेशन हो रहा है या डिप्रेशन की वजह से विटामिन डी कम हो रहा है, ठीक है। आप ये कंफर्म नहीं कर सकते, यहां पर आप क्लियर नहीं कर सकते, यहां पर बता नहीं सकते, आप जस्ट ये बताओगे फिर यहां पर कि इन दोनों में क्या है, रिलेशनशिप है। उसके बाद फिर अगला स्टेप क्या होगा, अगर हमने कॉज फाइंड करना तो फिर अगले स्टेप हम कॉज एंड इफेक्ट वाली स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे। यहां पर हम क्या करेंगे, हमें जस्ट ये पता चलेगा कि विटामिन डी जो अगर लो हो जाता है तो वो डिप्रेशन भी उसके साथ रिलेट करता है, जो डिप्रेशन है वो विटामिन डी के लो करने से रिलेट करता है। लेकिन इन दोनों में कौन कॉज है कौन इफेक्ट है ये हम क्लियर नहीं कर सकते यहां पर, इसीलिए इसको कोरिलेशनल स्टडी बोला जाता है, क्योंकि यहां पर हम सिर्फ रिलेशनशिप की बात करेंगे कि हाँ जी इनमें कुछ रिलेशनशिप तो है। अब वो रिलेशनशिप क्यों है, किस वजह से है, ये नहीं हम बता सकते,
कोरिलेशन रिसर्च के अंदर। अच्छा, एक और एस्पेक्ट है इसी का, ये एग्जांपल क्लियर हो गई है? जी सर। हाँ जी। आप ये यानी कि आप कोई किसी एक को कॉज नहीं ठहरा सकते दूसरे का, ठीक है। यहां पर चूंकि कोरिलेशन स्टडी पढ़ रहे हैं तो वो आपने कॉज वाली बात याद रखनी कि आप ये नहीं कह सकते कि लो विटामिन डी कॉज करता है डिप्रेशन को, या डिप्रेशन कॉज कर रहा है लो विटामिन डी को, आप ये कंफर्म नहीं कर सकते। लेकिन आप ये कह सकते हो हाँ यार इन दोनों में रिलेशनशिप है। अच्छा, एक और एस्पेक्ट है इसका, ये भी समझ लीजिएगा कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन के लिए। एन एग्जाम्पल ऑफ कोरिलेशनल रिसर्च कुड बी स्टडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन आवर्स ऑफ स्टडी एंड एग्जाम स्कोर। अब आप कितने घंटे पढ़ते हैं और आपका स्कोर क्या आता है या आपका रिजल्ट कितना आता है, आपके मार्क्स कितने आते हैं, ये एग्जाम्पल लेते हैं, कोरिलेशन देखते हैं। Researchers might collect data from a group of students and examine whether there is a correlation between the amount of time they spend studying and their performance on exam। अब यहां पर क्या है कि आप डेटा इकट्ठा करते हो, आप देखते हो कि कितने घंटे कोई स्टूडेंट पढ़ता है और फिर उसका रिजल्ट क्या आता है। एक ये रिलेशनशिप आप फाइंड करते हो जिसमें कोरिलेशन आप देखते हो। अगर वो मतलब कि आपको पता चलता है कि कम पढ़ने से मार्क्स कम आ रहे हैं, ठीक है। अब ये वाली यहाँ पर एक चीज थी जो मेरे जहन में थी, जो मैंने आपको बतानी थी। एक नुक्ता था इस एग्जाम्पल के अंदर, तो मेरे जहन से निकल गया। इंपॉर्टेंट चीज थी वो, एक नया एस्पेक्ट सामने आ रहा था, मेरे जहन जी में सर। क्लिक किया था। An example कॉज of एंड correlation research इफेक्ट। could be studying the relationship between hours of study and exam scores। अच्छा, रिसर्चर्स माइट, हाँ हाँ हाँ, मैं आपको समझ आ गई। अच्छा, यहाँ पर देखें अब क्लियरली जनरली, अब ये वाली जो ऊपर वाली एग्जांपल थी ना, ऊपर वाली एग्जांपल के अंदर हमें ये क्लियरली नजर आ रहा है कि सिर्फ यहाँ पर कोरिलेशन कंफर्म हो रहा है कि रिलेशनशिप तो है, लेकिन हमें वजह का नहीं पता कि डिप्रेशन कम होने से विटामिन डी कम हो रहा है या डिप्रेशन होने से विटामिन डी कम हुआ है या विटामिन डी कम होने से डिप्रेशन हुआ है। ठीक है, दोनों चीजें कंफ्यूज कर रही हैं, यानी कि हम क्लियरली कुछ बता नहीं सकते ऊपर वाली एग्जांपल में कि विटामिन डी कम होने से डिप्रेशन हुआ है या डिप्रेशन होने से विटामिन डी कम हुआ है। ठीक है, यानी कि कंफ्यूज है, यहां पर हम कंफ्यूजन का शिकार हैं, क्लैरिटी नहीं है। तो इसका मतलब है जब क्लैरिटी नहीं है तो हम कॉज एंड इफेक्ट नहीं बता सकते, हम फिर जस्ट यही बोलते हैं कि देयर इज अ रिलेशनशिप। लेकिन नीचे वाली एग्जांपल के अंदर कोरिलेशन के अंदर आप इस तरह से कह सकते हैं। अब ये जो यहां पर एक कॉज एंड इफेक्ट वाली एग्जांपल है कि हो सकता है कि सम टाइम, हो सकता है कि सम टाइम आपको वो जो मैंने कॉज वाली बात की थी कि कॉज दे दिया जाए और वहां पर आप बोले कि हाँ जी इनमें रिलेशनशिप है। जैसे हमें पता है कि अगर कम पढ़ेंगे, जनरली भी अगर हम देखें कम पढ़ते हैं तो क्या होता है, कम पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है स्कोर भी कम आएगा, मार्क्स भी कम आएंगे। अब यहाँ पर कॉज भी है लेकिन रिलेशनशिप भी बिल्ड हो गया है। ठीक है, कि कम पढ़ेंगे उस वो कॉज करेगा किसको, आपके कम मार्क्स को। ठीक है, लेकिन एक और चीज यहां पर आ जाती है कि जो बहुत जहीन बच्चे होते हैं या गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं या बहुत टैलेंटेड बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कम भी पढ़े ना तो उनके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्मार्ट स्टडी करते हैं, या वो कम पढ़ने से उनका जो काम है, यानी कि एक आम बच्चा, नॉर्मल बच्चा जो 5 घंटे में काम करता है, लेकिन जो इंटेलिजेंट बच्चा है वही 5 घंटे वाला काम 1 घंटे में कर लेगा। तो वहां पर तो फिर हमारी ये वाला जो स्टडी सारी फेल हो जाएगी। कि कॉज एंड इफेक्ट की बात करें हम तो, कि कम पढ़ने वाले के जो है मार्क्स हमेशा ही कम आते हैं, तो जो जहीन बच्चा वो तो पढ़ेगा ही कम, तो इसके फिर मार्क्स कैसे ज्यादा आ रहे हैं। तो ये वाली चीज भी होती है कि हम कॉज एंड इफेक्ट की तरफ नहीं जाएंगे, हम बोलेंगे रिलेशनशिप है कुछ। ठीक है, और दूसरी बात, दूसरा जो एस्पेक्ट मैंने पहले बताया कि कॉज भी जब कोई चीज कर रही होती है तो वहां भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा होता है, जो मैंने ऊपर आपको बताया था। क्योंकि यहां पर कम पढ़ना या ज्यादा पढ़ना कॉज करेगा किसको, अच्छे या बुरे रिजल्ट को। तो यहां पर भी रिलेशनशिप मतलब के एग्जिस्ट करेगा। जो ओरिजिनल इसकी एग्जांपल थी वो ऊपर वाली मैंने आपको बता दी है, कोरिलेशन की, जो कंफ्यूजन आपका दूर कर देगी कि कोरिलेशन बेसिकली है क्या। ये आपको बेसिकली दो एस्पेक्ट बताने थे, एक तो वो जहीन वाला, जहीन बच्चे वाला एस्पेक्ट, दूसरा कि कॉज जब कर रही होती हैं चीजें तो उस वक्त रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है। आई होप कि आपने इसको पिक कर लिया होगा। अगर ये समझ नहीं आई तो इसको आप छोड़ दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना, ऊपर वाली एग्जांपल को लाजमी जहन में रखिएगा, कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। अच्छा, आ जाते हैं आगे, कोरिलेशन वर्सेस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और कोरिलेशन रिसर्च, इसमें थोड़ा सा आपको क्लैरिफिकेशन हो जाए ताकि आपको चीजें मजीद अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाए और आपका कंफ्यूजन जो है दूर हो जाए।
कोरिलेशन अब एक्सपेरिमेंटल और स्टडी और कोरिलेशन स्टडी में देखेंगे। गुड हो गया ताहिरा, गुड हो गया। अच्छा अब आ जाते हैं correlation versus experimental study. Correlational and experimental research both use quantitative methods to investigate relationship between variables. इन दोनों की एक चीज ये भी खास है कि ये दोनों क्वांटिटेटिव, आप कह सकते हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स के थ्रू ही ये वाले यूज हो रहे होते हैं, या यानी कि एक्सप्रेस कर रहे होते हैं हम रिलेशनशिप को दोनों में, कोरिलेशनल में भी और एक्सपेरिमेंटल में। ये भी कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जब कोरिलेशन फाइंड करेंगे तो हमें क्वांटिटेटिव फॉर्म में ही वो सामने मिलता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर भी क्वांटिटेटिव फॉर्म ही मिल रही होती है हमें। अच्छा, बट देयर आर इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस इन डेटा कलेक्शन। इनमें कॉमन चीज यही है कि क्वांटिटेटिव मेथड्स यूज करते हैं, यानी कि हमें न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में मिलेगा, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। कोरिलेशनल रिसर्च क्या होता है? कोरिलेशनल रिसर्च ये जो है, मुझे ये जो डिफरेंस मिला है ये एक वेबसाइट से मिला है, अच्छा लगा था मुझे ये आपकी कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन के लिए, तो मैंने यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर दिया है, तो ये अच्छी चीज है। अच्छा, कोरिलेशनल रिसर्च क्या होती है? पर्पस देख लेते हैं। यूज टू टेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल। अब यहाँ पर जो कोरिलेशनल रिसर्च होती है आपको क्या बताती है? स्ट्रेंथ, कि वो जो रिलेशनशिप है वो उसकी स्ट्रेंथ क्या है। एक तो ये कि रिलेशनशिप बताती है, दूसरा उसकी स्ट्रेंथ क्या है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या बताती है? यूज टू टेस्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये कॉज एंड इफेक्ट वाली बात है जो हमने ऊपर डिस्कस किया अच्छे से। एक्सपेरिमेंटल में कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं, इसमें स्ट्रेंथ देखते हैं। वेरिएबल्स आर ओनली ऑब्जर्व विद नो मैनिपुलेशन एंड इंटरवेंशन। जो कोरिलेशनल रिसर्च है इसमें ऊपर हमने देखा कि इसमें हम इंटरवेन नहीं कर रहे होते, मैनिपुलेट या इंटरवेंशन नहीं कर रहे होते, जैसे चीजें हो रही हैं वैसे ही हम चेक करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर किसी को आपने ऑब्जर्व करना है तो ऑब्जर्वेशन के अंदर आप क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन के अंदर आप कुछ भी मैनिपुलेट नहीं करते, जो चीजें जैसी हो रही है उसी को वैसे ऑब्जर्व करते हो आप। एंड बट जबकि एक्सपेरिमेंटल के अंदर क्या करते हो? इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड एंड अ डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑब्जर्व्ड। एक्सपेरिमेंटल के अंदर आपने लाजमी तौर पर क्या करना होता है? मैनिपुलेट करना होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कम ज्यादा चेंज करके देखना होता है आपने, ठीक है। जिसमें हम मैनिपुलेट करेंगे वो हमारी एक्सपेरिमेंटल स्टडी होगी, याद रख लें आप। जिसमें मैनिपुलेट नहीं करते वेरिएबल को वो हमारी आपकी कोरिलेशनल स्टडी होगी। ये कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर करना, अगर आपको वो पूछा जाए या आपको कभी किसी को आंसर करना हो तो। कंट्रोल, लिमिटेड कंट्रोल इज यूज्ड सो अदर वेरिएबल्स में प्ले अ रोल इन द रिलेशनशिप। कोरिलेशनल रिसर्च के अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है कि यहाँ पर चूंकि हम कंट्रोल नहीं करते चीजों को, तो इसलिए बहुत सी दूसरी चीजें भी आपकी स्टडी के अंदर, आपके रिसर्च के अंदर अपना रोल प्ले कर सकती हैं। जैसे कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल, कंफाउंडिंग वेरिएबल भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि हम चीजों को कंट्रोल नहीं कर रहे होते। एक्सपेरिमेंटल स्टडी के अंदर हम कंट्रोल करते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को, और उसके बाद फिर हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस। वैलिडिटी, हाई एक्सटर्नल वैलिडिटी, यू कैन कॉन्फिडेंटली जनरलाइज योर कंक्लूजन टू अदर पॉपुलेशंस और सेटिंग्स। इसमें क्या होता है? एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है हाई। क्यों? क्योंकि हम नेचुरल इन्वायरमेंट या नेचुरल ही चीजों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उनमें कोरिलेशन फाइंड कर रहे होते हैं, इसलिए उसको हम क्या कर सकते हैं? जनरलाइज इजिली कर सकते हैं। जबकि एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या करते हैं? इसकी जो इंटरनल वैलिडिटी हाई होती है, यू कैन कॉन्फिडेंटली ड्रा कंक्लूजन अबाउट कॉजेशन। आप यानी कि जब आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है ना, आप उससे ही क्या कर सकते हैं? अपने रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, उससे चीजों को ड्रा कर सकते हो। जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपके सामने चीजें हो रही हैं, आपने कंट्रोल किया, उसको ऑब्जर्व किया, आपको पता चल गया कि ये इस वजह से क्या डिफरेंस आ रहा है, किस कॉज की वजह से क्या इफेक्ट आ रहा है, तो आप उस वजह से रिजल्ट्स निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो इसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी है ना, वो इतनी ज्यादा नहीं होती एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। क्यों? क्योंकि आपने जो एक्सपेरिमेंट किया था, आप उसको किसी भी तरह से दूसरे लोगों पर या पूरी दुनिया पर या पूरे पॉपुलेशन पर जनरलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसकी इंटरनल वैलिडिटी बहुत अच्छी होती है, एक्सटर्नल वैलिडिटी नहीं होती। जबकि जो दूसरा कोरिलेशनल रिसर्च है, इसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी ज्यादा होती है, अच्छी होती है, हाई होती है, जबकि इंटरनल वैलिडिटी इतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप लिख के पूछें, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगर कोई क्वेश्चन आता भी है तो फिर लास्ट में पूछ लेंगे, बेफिक्र रहें। अच्छा, अब आ जाते कोरिलेशनल रिसर्च कब यूज करनी है। व्हेन टू यूज कोरिलेशनल रिसर्च, कब यूज करनी है? जब हमने मुख्तलिफ इसके एस्पेक्ट्स हैं या ऑप्शंस हैं, जब यूज करते हैं। टू इन्वेस्टिगेट नॉन कॉजल रिलेशनशिप, जब आपने कॉज एंड इफेक्ट को फाइंड नहीं करना होता, जस्ट रिलेशनशिप फाइंड करना है, तो उस वक्त आप इसको यूज करते हो। यू कैन वांट टू फाइंड आउट इफ देयर इज एन एसोसिएशन, जब आप देखते हो कि एसोसिएशन या रिलेशनशिप है कि ये नहीं है,
उस वक्त आप इसको यूज करते हो, बट यू डोंट एक्सपेक्ट टू फाइंड कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन देम। आप ये चाहते हो यार जस्ट मुझे ये पता चल जाए कि इसमें रिलेशनशिप है या नहीं है, मुझे ये नहीं देखना है कि कॉज कौन कर रहा है, इफेक्ट कौन कर रहा है, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, इसमें कोरिलेशनल रिसर्च आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, या आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो कॉज एंड इफेक्ट, सॉरी, ये जो कोरिलेशनल रिसर्च है, ये कॉज एंड इफेक्ट से पहले आएगा या बाद में आएगा, या आपको ये बोला जा सकता है इसको रिलेट करें। तो अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है कि इसको इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो कोरिलेशनल रिसर्च है या कोरिलेशनल आप कह सकते हैं फाइंडिंग है ना, ये पहला स्टेप होगा। उसके बाद फिर हम कॉज की तरफ जाते हैं। जब हमें ये पता चल गया कि यार इन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, उसके बाद फिर हम कॉज एंड इफेक्ट की तरफ जाएंगे। यानी कि अगला स्टेप हमारा कॉज एंड इफेक्ट होगा कि अब हम देखना है कि कौन किसको कॉज करता है। लॉजिकली कॉमन सेंस के साथ ये देखें कि ऐसा ही है ना। पहले हम ये देखेंगे कि रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। उस अगर हमें पता चल जाता है हाँ जी कर रहा है, तो फिर हम देखेंगे कॉज एंड इफेक्ट की तरफ। अगर नहीं कर रहा है तो फिर भी हम देखेंगे कि ये चीजें, अगर नहीं कर रहा है फिर तो कॉज एंड इफेक्ट ही खत्म हो गया ना। अगर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा तो ही कॉज एंड इफेक्ट की तरफ जाएंगे, अदरवाइज हमारे पास कोई लॉजिक ही नहीं है कॉज एंड इफेक्ट की। समझ आ गई इस चीज की? जी सर। ये समझ आ गया कि नहीं? अच्छे से सर। लिख के पूछिएगा, अभी मुझे, मैंने एंट्री नहीं लगा रखी, लास्ट में लगाऊंगा, ठीक है। जब आपने नॉन कॉजल रिलेशनशिप फाइंड करना होता है, ये एग्जांपल है इसकी, ठीक है, देख लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकंड कब यूज कर, टू एक्सप्लोर कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। अब ये देखें वही वाली बात आ गई ना जो अभी हम कर रहे थे। यू थिंक देयर इज अ कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, बट it is impractical, unethical, or Awak too botol yang costly to conduct experimental research that bodoh model manipulates पानी one of फाड़ the देते ना variables। मछली ना अब आपने ये पानी देखना है कि कॉज एंड इफेक्ट देखना है, लेकिन आप सट्टे मजबूर पैसे ना हैं कि पानी आप उतने बड़े लेवल पे, या वो ऐसी रिसर्च है या ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसको आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो फिर क्या होता है, इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिलेशनशिप भी तो आता है। ये एक मिनट रुक जाएं, मैं इसको कंप्लीट कर लूं, फिर इसको देखते हैं। आप किस एस्पेक्ट से बात कर रही है ताहिरा? अभी मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई। अच्छा, टू एक्सप्लोर, जब आपको नहीं देखना होता कॉज एंड इफेक्ट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो फिर आप क्या करते हो, पहले आप देखते हो कि रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। जब आपको पता चल जाता है रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, तो फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, वही वाला कॉज एंड इफेक्ट वाला। मिसाल के तौर पर यू वांट टू इन्वेस्टिगेट वेदर ग्रीन हाउस गैस एमिशन, या जब यानी कि गैस का एमिट करना, गैस का निकलना कॉज ग्लोबल वार्मिंग, ये ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करता है। या मिसाल के तौर पर ऐसा समझ लें कि आप वो जो फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं होता है वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है, ठीक है। ये हमारे पास एक हाइपोथेसिस है। इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू डू एन एक्सपेरिमेंट दैट कंट्रोल्स ग्लोबल एमिशन ओवर टाइम। अब वो कहता है ये पॉसिबल नहीं है कि आप पूरी दुनिया की जो फैक्ट्रियां वो बंद करा के या कंट्रोल करा के चेक करें कि वाकई ही ग्लोबल वार्मिंग में अपना रोल प्ले कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है, बट थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस यू कैन शो अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन दैट सपोर्ट्स द थ्योरी। फिर आप क्या करते हो, फिर आप कोरिलेशन फाइंड करते हो, इनमें आप ऑब्जर्व करते हो, कोरिलेशन फाइंड करते हो। अगर आपको कोरिलेशन मिल जाता है तो फिर आपकी थ्योरी को सपोर्ट होती है कि हाँ जी वाकई ही ये कॉज कर रही है चीजें। अगर वो आपको कोरिलेशन फाइंड नहीं होता, कोरिलेशन नहीं बनता, तो आप कह देते हो कि ये थ्योरी, जो इस थ्योरी को ये सपोर्ट नहीं करता कि ग्लोबल वार्मिंग गैस एमिशन की वजह से होती है या नहीं होती है। अच्छा, उसके बाद थर्ड, जब हम इसको यूज करते हैं टू टेस्ट न्यू मेजरमेंट टूल्स। ये उस वक्त भी आप यूज करते हैं जब आपने नए मेजरमेंट टूल्स को टेस्ट करना होता है कि ये सही है या नहीं। या मिसाल के तौर पर नया आपने टेस्ट बनाया है, अब आप उसको देखना चाहते हो कि ये सही है या नहीं, तो फिर आप क्या करते हो, आप उसको उसके थ्रू क्या करते हो, डेटा लेते हो, उसके साथ जो पहले से बने हुए टूल्स हैं या टेस्ट हैं उनके साथ भी डेटा लेते हो, ठीक है। सबका डेटा लेते हो, फिर आप जो नए टूल से आपने डेटा लिया होता है उसके रिजल्ट को फिर आप दूसरों के साथ कंपेयर करते हो, उनमें देखते हो कोरिलेशन क्या है, क्या कोरिलेशन आ रहा है। अगर तो वो ज्यादा स्ट्रांगली कोरिलेट कर रहा है, ठीक है, तो फिर आप कह देते हो कि यार ये मतलब ठीक है मेजरमेंट टूल जो हमने बनाया है। अगर कोरिलेशन नहीं आ रहा तो फिर इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। कोरिलेशन रिसर्च कैन बी यूज्ड टू असेस वेदर अ टूल consistently accurately captures the concept it aims to measure। यही आपको बताएगा कि वाकई वो चीज मेजर कर रहा है जो करनी चाहिए या नहीं कर रहा, ठीक है।
और एग्जांपल जो मैंने आपको बता दिया कि आप दूसरे जो पहले से मौजूद हैं स्केल या टेस्ट, उनके साथ अपने वाले नए टेस्ट को भी अप्लाई करते हो और फिर उनके रिजल्ट को आपस में देखते हो कि कोरिलेशन डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा। जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आगे बढ़ूं? जी सर, बिल्कुल। जल्दी से बोल दिया करें। ओके। हाउ टू कलेक्ट कोरिलेशनल डाटा, कैसे आप कोरिलेशनल डाटा, यानी कि जब कोरिलेशनल रिसर्च करेंगे तो उसको कैसे आप कलेक्ट कर सकते हो? वही वही वाली चीजें जो हमने पहले भी पढ़ी हैं, सर्वे के थ्रू। ठीक है, यानी कि आप क्वेश्चन वगैरह फिल कर सकते हो, फोन के थ्रू, मेल के थ्रू, पर्सन टू पर्सन जाके ले सकते हो। ठीक है। सेकंड आपके पास क्या है? नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। आप क्या कर सकते हो? नेचुरल वे में जाके आप ऑब्जर्व कर सकते हो, चीजों को डेटा ले सकते हो। मिसाल के तौर पर अगर आपने हॉस्पिटल के अंदर डेटा लेना है तो हॉस्पिटल क्या एक नेचुरल ऑब्जर्वेशन होगी वहां पर। उसके बाद अगर आप क्लासरूम में देखना चाहते हो, डेटा लेना चाहते हो, तो आप क्लासरूम की ऑब्जर्वेशन वो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन होगी। किसी भी नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर जाके अगर आप डेटा लेते हो या ऑब्जर्वेशन करते हो, वो आपका नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन होती है। सेकेंडरी डेटा, वही वाली बात, पहले से जो मौजूद डेटा है आपके पास, ठीक है, पहले से जो रिसर्चेज हुई पड़ी हैं या डेटा आपके पास मौजूद है गवर्नमेंट के पास, इदारों के पास, उनको आप सिलेक्ट कर लेते हो और उसको अपनी रिसर्च के अंदर यूज कर लेते हो, वो आपका कोरिलेशनल डेटा होगा कोरिलेशनल रिसर्च के लिए। ये पहले हम पढ़ चुके हैं, तो कॉन्सेप्ट इसका यही है। हाउ टू एनालाइज कोरिलेशनल डाटा। ठीक है, कि कैसे अब इसको हम एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के लिए, आफ्टर कलेक्टिंग डेटा यू कैन स्टैटिस्टिकली एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स यूजिंग कोरिलेशनल और रिग्रेशन एनालिसिस। दो तरीकों से आप इसको एनालाइज करते हो, एक तो कोरिलेशन फाइंड करते हो स्टैटिस्टिकली और दूसरा रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है। उसके बाद, अच्छा, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड रिग्रेशन एनालिसिस आर अप्रोप्रिएट फॉर योर डेटा, यानी कि डिफरेंट टाइप्स होती हैं उसकी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कोरिलेशनल एनालिसिस क्या होता है। Correlational analysis is a statistical method used to quantify and assess the strength and direction of the relationship between two or more variables. ये जो कोरिलेशनल एनालिसिस होता है ना, ये वो टेक्निक होती है, मेथड होता है, जिसके अंदर आप स्टैटिस्टिकली आपको पता चलता है, यानी कि आपके पास एक नंबर आ जाता है, वो नंबर आपको बताता है कि जो वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप है कितना है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है या नहीं है। ठीक है, आपके पास एक नंबर आ जाता है, क्वांटिटी आ जाती है। It is a key component of correlational research and it is used to determine how closely the values of two variables vary together. कि कितने किस हद तक वो वेरी कर रही हैं, कैसे कितना चेंज आ रहा है, किस हद एक वेरिएबल में कितना चेंज आता है तो दूसरे में कितना आता है, ये बताता है। कोरिलेशनल एनालिसिस प्रोवाइड्स अ न्यूमेरिकल मेजर कॉल्ड द कोरिलेशनल कोफिशिएंट। इसमें वो कहता है कि न्यूमेरिकल हम वेरिएबल यूज करते हैं, न्यूमेरिकल मेजर यूज करते हैं, जिसको कोरिलेशनल कोफिशिएंट बोलते हैं। वे ये क्या करता है, विच इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द वेरिएबल्स। ये हमें बताता है डिग्री, यानी कि कितना रिलेशनशिप है, ये बताएगा। अ सिंगल नंबर दैट, अब ये कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है? सिंगल नंबर दैट डिस्क्राइब्स द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ये जो कोरिलेशन कोफिशिएंट की मिकदार आती है ना, हमारे पास नंबर आता है, ये हमें बताता है स्ट्रेंथ और दूसरा ये बताएगा डायरेक्शन। एक तो स्ट्रेंथ बताएगा कि कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक है, दूसरा ये बताएगा डायरेक्शन पॉजिटिव है नेगेटिव है। विद दिस नंबर यू विल क्वांटिफाई द डिग्री ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, और इससे ही हम ये तय करते हैं कि कितनी डिग्री है रिलेशनशिप। द पियर्सन, वही वाला जो पियर्सन वाली आप बात करते थे, पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट आल्सो नोन एज पियर्सन्स आर, जिसको आर से भी डिनोट किया जाता है, इज कॉमनली यूज्ड फॉर असेसिंग अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। इसको यूज कर किया जाता है लीनियर रिलेशनशिप के लिए दो वेरिएबल्स के दरमियान। कोरिलेशनल कोएफिशिएंट्स आर यूजुअली फाउंड फॉर टू वेरिएबल्स एट अ टाइम। आमतौर पर वो कहते हैं कि इसको दो वेरिएबल्स के लिए यूज किया जाता है, बट यू कैन यूज अ मल्टीपल कोरिलेशनल कोएफिशिएंट फॉर थ्री और मोर वेरिएबल्स। फिर अगर आप आपके पास दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स हैं, तो फिर आप उसके लिए मल्टीपल कोरिलेशनल कोएफिशिएंट्स को फाइंड करते हो, यूज करते हो। अच्छा, उसके बाद रिग्रेशन रिग्रेशन एनालिसिस, क्या कह रहे हो आप? हाँ जी, ये जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, ये वही, इसको आर से डिनोट किया जाता है, वही वाली बात है ये। अब वो जो कोरिलेशन है ना, उसके लिए जो कोरिलेशनल कोएफिशिएंट है, वो एक पर्टिकुलर बंदे ने दिया है ना, उसको आर से डिनोट किया गया है। ठीक है, तो इसमें कोई वो नहीं है कि कोई डिफरेंस है या कोई इसमें इतना ज्यादा है इशू।
इसके लिए इसको यूज किया जाता है। बेसिकली उसने बोला है कि कोरिलेशनल कोएफिशिएंट के लिए आर को यूज किया जाता है। क्योंकि पियर्सन ने एक पर्टिकुलर उसका तरीकाकार दिया है, उसकी डेफिनेशन दी है, इसलिए इसका जो इसको यूज किया जाता है एनालिसिस के लिए। उसके बाद है रिग्रेशनल एनालिसिस। अच्छा, कोरिलेशनल एनालिसिस और रिग्रेशन एनालिसिस ये दोनों सेम ही काम करते हैं, यानी कि एक ही काम करते हैं ये दोनों, ठीक है। दोनों ही रिलेशनशिप हमें बताते हैं। विद द रिग्रेशन एनालिसिस यू कैन प्रिडिक्ट हाउ मच अ चेंज इन वन वेरिएबल विल बी एसोसिएटेड विद द चेंज इन द अदर वेरिएबल। ये हमें बताएगा कितना मतलब कि चेंज आ रहा है एक वेरिएबल, कितना एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल में चेंज को प्रिडिक्ट करता है। द रिजल्ट इज अ रिग्रेशन इक्वेशन दैट डिस्क्राइब्स अ लाइन ऑन अ ग्राफ ऑफ योर वेरिएबल। अच्छा, ये फिर क्या करता है, रिजल्ट क्या होता है, हमें एक इक्वेशन की फॉर्म में मिलता है, जो कि एक ग्राफ की सूरत में हमें हमारे पास रिप्रेजेंट हो जाता है कि किस तरह का ग्राफ बन रहा है जब हम रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं। यू कैन यूज दिस इक्वेशन टू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल बेस्ड ऑन द गिवन वैल्यूज ऑफ द अदर वेरिएबल। वो कहता है कि ये जो इक्वेशन होती है ना, रिग्रेशन एनालिसिस इक्वेशन होती है, रिग्रेशन इक्वेशन जिसको बोला जाता है, इसमें क्या होता है, एक वेरिएबल की आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जब आपके पास दूसरे वेरिएबल्स मौजूद होंगे या उनकी वैल्यू फाइंड मौजूद होगी। इट्स बेस्ट टू परफॉर्म a regression analysis after testing for a correlation between your variables। वो कहता है कि ये बेहतर है कि आप कोरिलेशनल फाइंड करने के बाद पहले कोरिलेशन फाइंड करें, उसके बाद रिग्रेशन फाइंड करें, ठीक है। ये एक अच्छा तरीका है, आपको ये बेहतर यानी कि रिजल्ट देता है। अच्छा, उसके बाद ये आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दे देगा ना, क्लियरली आपके सामने चीजें निकल के आ जाती हैं कि ये रिलेशनशिप किस तरह से बन रहा है। अब वो ये वाला जो रिग्रेशन एनालिसिस है हम इसको एक अलग से भी देखेंगे, तो अगर आपको अभी कंफ्यूजन हो तो बेफिक्र रहें, इसका अलग से लेक्चर भी हम एक देखेंगे, कोरिलेशनल इसका रिग्रेशन का, और रिग्रेशन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो वहां पर क्लियर हो जाएगा, बेफिक्र हो जाए। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं कोरिलेशन एंड कॉजेशन। अगर कोरिलेशन और कॉजेशन के अंदर हमने डिफरेंस देखना हो या ये देखना हो कि ये क्या है और ये किस तरह से आपस में रिलेट करते हैं या किस तरह से डिफरेंट हैं, तो वो भी देख लेते हैं। ऊपर हमने बात की थी कॉज एंड इफेक्ट की और कोरिलेशन की बात की थी। अब दोनों को देखते हैं कि ये दोनों कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। कोरिलेशन क्या होता है, अगर हमें ये देखना हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड कॉजेशन, तो अब इसको हम क्लियर कर लेते हैं। कोरिलेशन क्या होता है, मींस देयर इज अ स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल्स। ये हमें बताएगा कि कितनी एसोसिएशन है, क्या रिलेशनशिप है। कॉजेशन क्या बताएगा, मींस दैट अ चेंज इन वन वेरिएबल कॉजेज अ चेंज इन अनदर वेरिएबल। कॉजेशन के अंदर हमें ये पता चलता है कि कौन सी चीज कॉज कर रही है इफेक्ट को, यानी कि किस कॉज की वजह से कौन सा इफेक्ट आया है, एक वेरिएबल किस तरह से कॉज कर रहा है दूसरे वेरिएबल को, ये हमें बताता है कॉजेशन। कॉजेशन मींस दैट change in one variable brings about change in another variable, there is a cause and effect relationship। इसमें हम cause and effect relationship को देख रहे होते हैं, ठीक है, causation के अंदर या experimental research के अंदर बेसिकली इस तरह भी देख रहे हैं। The two variables are correlated with each other and there is also a causal link between them। वो कहता है आपस में कोरिलेट भी कर रहे हैं लेकिन इनमें causal relationship भी है, ठीक है, causal link भी है, cause भी कर रहे हैं और कोरिलेट भी कर रहे हैं। वही वाली बात जो हमने ऊपर देखी थी, ये वाली लाइन मैंने अगेन यहाँ पर लिखी है कि कोरिलेशन डजंट इंप्लाई कॉजेशन। कोरिलेशन जब हम कह रहे होते हैं तो वो लाजमी नहीं कि वो वहां पर कॉज भी कर रहा हो, लेकिन जब हम कॉज की बात करते हैं, कॉजल स्टडी करते हैं या कॉजल रिलेशनशिप देखते हैं, तो इसका मतलब है वहां पर कोरिलेशन भी होगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट कोरिलेशन डज नॉट इंप्लाई कॉजेशन। जस्ट बिकॉज यू फाइंड अ कोरिलेशन बिटवीन टू थिंग्स doesn't mean you can conclude one of them causes the other for a few reasons। आप एक की वजह से दूसरे को ये नहीं कह सकते ये कॉज कर रहा है, वही वाली बात रिपीट हो गई। अच्छा, अब ये यहां पर क्यों ये होता है डिफरेंस, यानी कि कोरिलेशन और कॉजेशन के अंदर, वो देख लेते हैं। डायरेक्शनैलिटी प्रॉब्लम, उसके बाद है थर्ड वेरिएबल प्रॉब्लम, और बस यही। अच्छा, डायरेक्शनैलिटी प्रॉब्लम क्या था, इफ टू वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड इट कुड बी बिकॉज वन ऑफ देम इज द कॉज एंड द अदर इज एन इफेक्ट। दो वेरिएबल अगर कोरिलेट करें तो हो सकता है एक दूसरे को कॉज कर रहा हो, बट द कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन डजंट अलाउ यू टू इन्फर विच इज विच। आपको कहता है कि अगर आप कोरिलेशनल रिसर्च कर रहे हैं ना, तो फिर आपको वो इजाजत नहीं देगी कि आप ये कॉज एंड इफेक्ट खुद आइडेंटिफाई करो या इन्फर करो या आप खुद से उस पर थोप दो कि ये इसको कॉज कर रहा है। To err on the side of causation, researchers don't conclude causality from the correlational study। आप यहाँ पर cause and effect नहीं बता सकते, ठीक है। यही वाली बात जो विटामिन डी वाली बात, ठीक है, कि इसमें आप
वो नहीं बता सकते कॉज, ठीक है। आप डायरेक्शन बता सकते हो, कोरिलेशन बता सकते हो, लेकिन कॉजेशन नहीं बता सकते कि विटामिन डी जो है वो डिप्रेशन को कॉज करता है या डिप्रेशन विटामिन डी को कॉज करता है। थर्ड वेरिएबल प्रॉब्लम, अब यहां पर ये भी होता है कंफाउंडिंग वेरिएबल इज द थर्ड वेरिएबल। अब चूंकि जब हम कोरिलेशनल रिसर्च फाइंड कर रहे हैं ना, तो उस वक्त क्या होता है, हम किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं करते, वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं करते। तो एक वेरिएबल और दूसरे वेरिएबल का आपस में रिलेशनशिप बन रहा है, लेकिन और उस रिलेशनशिप की वजह हो सकता है कि थर्ड वेरिएबल हो, एक्सट्रीनियस वेरिएबल उसको कॉज कर रहे हो, ठीक है। उस चेंज को या उस रिलेशनशिप को कोई थर्ड वेरिएबल कॉज कर रहा हो सकता है, इसलिए हम उसको कॉज एंड इफेक्ट की फॉर्म में नहीं बयान कर सकते कि डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट को कॉज करता है। इंस्टेड देयर आर सेपरेट कॉजल लिंक बिटवीन द कंफाउंडिंग एंड ईच वेरिएबल, अलग से रिलेशनशिप इनमें बन सकता है। इन कोरिलेशनल रिसर्च देयर इज लिमिटेड और नो रिसर्चर control over extraneous variable. Even if you statistically control for some potential confounders, there may still be other hidden variables. तो कहता है कि अगर आप कुछ वेरिएबल्स को कंट्रोल भी करें तो फिर कुछ और वेरिएबल्स होंगे जो अपने आके वहां पर टांग अड़ाएंगे, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते ये इसको कॉज करता है। एग्जाम्पल, यू फाइंड अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन वर्किंग आवर्स एंड वर्क रिलेटेड स्ट्रेस। अब आप वर्किंग आवर्स और स्ट्रेस में क्या करते हैं, आपको स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन मिलता है, ठीक है, कि जितने ज्यादा वर्किंग आवर होंगे उतना ही स्ट्रेस होगा। पीपल विद लोअर वर्किंग आवर्स रिपोर्ट लोअर लेवल्स ऑफ स्ट्रेस, कम घंटे काम करेगा तो कम स्ट्रेस उसमें होगी। हाउएवर दिस डजंट प्रूव दैट लोअर वर्किंग आवर्स कॉज अ रिडक्शन इन स्ट्रेस। लेकिन वो कहता है कि इसका हरगिज मतलब ये नहीं है, ये कहीं ये प्रूव नहीं करता कि कम जो आवर्स हैं या कम घंटे काम करना कम स्ट्रेस की वजह बनता है, ठीक है। देर आर मैनी अदर वेरिएबल्स, यहां पर और भी बहुत से वेरिएबल्स होंगे दैट में इन्फ्लुएंस बोथ वेरिएबल सच एज एवरेज इनकम, हो सकता है कि वो इनकम की वजह से इनकम भी वहां पर रोल प्ले कर रही हो, वर्किंग कंडीशंस रोल प्ले कर रही हो, जॉब इनसिक्योरिटी रोल प्ले कर रही हो। You might statistically control for these variables, but you can't say for certain that lower working hours reduce stress because other variables may complicate the relationship. वो कहता है आप बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि आप कॉज एंड इफेक्ट नहीं कर सकते यहाँ पर। हो सकता है कि कोई और वेरिएबल पता नहीं किस तरह से उसको इन्फ्लुएंस कर रहा हो। कॉज एंड इफेक्ट आप उसी वक्त कर सकते हो जब आप एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे हो। Although correlational study can't demonstrate causation on its own, it can help you to develop a causal hypothesis. ये आपकी हेल्प करेगी कि आप causal hypothesis एक डेवलप कर लें। That's tested in controlled experiments. बाद में आप फिर उसको क्या करोगे, टेस्ट करोगे। जो मैंने ऊपर बात बोली थी कि ये पहला स्टेप हो सकता है causal relationship की तरफ जाने का, लेकिन ये causal relationship नहीं होगा जो आप correlational study करते हो। अच्छा, यहां पर दो चीजें याद रखिएगा, एक तो मैंने आपको पढ़ाया कोरिलेशनल स्टडी, दूसरा हमने कोरिलेशन को पढ़ा है कि जब हम एनालिसिस करते हैं तो उस वक्त कोरिलेशन कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, और कोरिलेशन बेसिकली होता क्या है। अब हम उसी की तरफ आ रहे हैं कि कोरिलेशन बेसिकली होता क्या, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, किस तरह से हम उसको अपनी स्टडी के अंदर किस तरह से रिजल्ट निकालेंगे कोरिलेशन को फाइंड करते हुए। तो कोरिलेशनल स्टडी एक अलग चीज है, कोरिलेशन एक अलग चीज है। कोरिलेशन आप ऑलमोस्ट हर स्टडी के अंदर ही देख रहे होते हो। अच्छा, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय कोरिलेशनल कोफिशिएंट, आप कोफिशिएंट से इसको करते हो, इसको डिनोट किया जाता है आर के साथ, ठीक है। रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, अब ये स्ट्रेंथ को बताता है, जो ये जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है इसको हम देखते हैं, ये बेसिकली होता है, इसकी जो मिकदार हमेशा आती है -1 टू +1 के दरमियान में ही आती है। -1 से कम भी नहीं आएगी, +1 से ज्यादा भी नहीं आएगी, यानी कि इनसे बाहर नहीं निकलेगा। -1 और +1 के दरमियान में ही जब आप कोरिलेशन फाइंड करोगे, एनालिसिस करोगे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी इन दोनों के दरमियान में ही आएगी। फिर उसी से हम देखेंगे कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है। द साइन ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप, जो आपके पास वैल्यू आएगी ना एनालिसिस करने के बाद, वो आपको उसके साथ जो साइन होगा, अगर तो नेगेटिव में है तो आपको बताएगा उसकी डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव कोरिलेशन मींस दैट as one variable increases the other, वही वाली बात नीचे पढ़ते हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन occurs when an increase in one variable is associated with the an increase in another variable or decrease in one variable is associated with the decrease in another variable। बेसिकली पॉजिटिव कोरिलेशन वो कोरिलेशन होगा जिसमें दोनों वेरिएबल एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, यानी कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़े, या एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब ये नहीं होगा कि दोनों बढ़ेंगे जस्ट,
इसमें बेसिकली आपने डायरेक्शन की बात करनी है कि अगर दोनों वेरिएबल एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। मिसाल के तौर पर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम होगा, इसको बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। जब मेरा वाइवा हुआ था ना एमएससी का, तो मुझसे यही पूछा गया था कि पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है और नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है। तो ये सिंपल सा आंसर था, बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि पॉजिटिव का मतलब है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम होगा, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। एग्जांपल से समझ आ जाएगी। अमाउंट ऑफ स्टडी टाइम इंक्रीजेज, एग्जाम स्कोर ऑल्सो टेंड टू इंक्रीज। जितने ज्यादा टाइम आप पढ़ेंगे उतना ही आपका अच्छा रिजल्ट बनता है। दिस इंडिकेट्स अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन स्टडी टाइम एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। एक और एग्जांपल है, एज हाइट इंक्रीजेज वेट ऑल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे वेट बढ़ता है। हाइट कम होगी तो वेट भी कम होगा, हाइट ज्यादा होगी तो वेट भी ज्यादा होगा। ठीक है, दो एग्जांपल्स हैं। नेगेटिव कोरिलेशन इसका उलट है। नेगेटिव कोरिलेशन जब दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे के अगेंस्ट जा रहे हो, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, एक कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। मिसाल के तौर पर, एज द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट वाचिंग टीवी पर डे इंक्रीजेज, फिजिकल एक्टिविटी लेवल्स टेंड टू डिक्रीज। जितने ज्यादा टाइम आप टीवी को देखते हैं उतना ही आप क्या करते हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। जाहिर सी बात है, जितनी देर आप ज्यादा बैठे रहेंगे उतना ही देर आप सुस्त रहेंगे, लेजी रहेंगे और फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे। ये नेगेटिव कोरिलेशन है। ये थोड़ी सी मतलब अजीब सी एग्जांपल है, लेकिन एक और लेते हैं। एज कॉफी कंजप्शन इंक्रीजेज, टायर्डनेस डिक्रीजेज। जैसे आप जितनी ज्यादा कॉफी इंक्रीज कंज्यूम करेंगे उतना ही आपका मूड अच्छा रहेगा, यानी कि आपको थकावट नहीं होगी, आपको टायर्डनेस ही नहीं होगी। ठीक है, ये आपका नेगेटिव कोरिलेशन है। नेगेटिव कोरिलेशन की कोई और एग्जांपल डेली लाइफ से क्या हो सकती है, बताएं लिख के। ये तो पॉजिटिव कोरिलेशन है ना, स्टडी एंड ग्रेड्स। स्टडी ज्यादा करेंगे तो ग्रेड्स अच्छे आएंगे, स्टडी कम करेंगे तो ग्रेड्स अच्छे नहीं आएंगे, ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। नेगेटिव कोरिलेशन की बात करें, आप इस तरह कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, एक्सरसाइज ज्यादा करेंगे तो बीमारियां कम होंगी। ठीक है, एक्सरसाइज एंड वेट, ठीक है, एक्सरसाइज ज्यादा करेंगे तो वेट कम होगा, एक्सरसाइज कम करेंगे तो वेट ज्यादा होगा। ये ठीक है, बेहतरीन एग्जांपल है नेगेटिव कोरिलेशन की। अच्छा, आप इस तरह से एक और बात कर सकते हैं कि ज्यादा पढ़ेंगे तो बेइज्जती कम होगी घर में। अगर मतलब पेरेंट्स का कहना ज्यादा मानेंगे तो बेइज्जती कम होगी। ठीक है, डांट कम पड़ेगी। ये एक नेगेटिव कोरिलेशन है। हाँ, ये सच्चाई तो है ना। और ये इसको पॉजिटिव में भी कह सकते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन भी हो सकता है कि घर में आप कह सकते हैं कि कहना मानेंगे तो आपकी इज्जत ज्यादा होगी। ठीक है, कहना मानेंगे तो बेइज्जती कम होगी। ये दोनों एग्जांपल एक ही तरह से भी हो सकती हैं। तो इस तरह से आप एक ही एग्जांपल को दो तरह से भी यूज कर सकते हो, नो इशू। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी आप जो सी चीज जहां से मर्जी उठा के लगा दें, कोई मसला नहीं है। लॉजिकल होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जीरो कोरिलेशन, जब एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरा वेरिएबल चेंज ना हो रहा हो, एक वेरिएबल में चेंज आने से दूसरा बिल्कुल भी चेंज ना हो, तो उसको जीरो कोरिलेशन बोलते हैं। जब कोई भी चेंज ना आ रहे हो, मिसाल के तौर पर कॉफी कंजम्पशन इज नॉट कोरिलेटेड विद हाइट। अगर मैं बोलूं कॉफी कंजम्पशन कोरिलेटेड विद हाइट, ये यानी कि इन दोनों का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। चलो इसको छोड़ देते हैं, हम ये देख लेते हैं कि स्टूडेंट अटेंडेंस और हाइट, स्टूडेंट अटेंडेंस और हाइट में कोई रिलेशनशिप बनता है? नहीं बनता, कोई कोरिलेशन नहीं बनेगा। स्टूडेंट रिजल्ट और स्टूडेंट कलर, आप ये कह सकते हैं स्किन कलर, इनमें आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है। कि ये नहीं होगा कि अच्छा रिजल्ट आ जाएगा तो उसका स्किन कलर अच्छा हो जाएगा, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो स्किन कलर अच्छा नहीं होगा, यानी कि कोई इनमें रिलेशनशिप नहीं हो रहा। अच्छा, अब ये आ जाते हैं शू साइज, यानी कि जूते का साइज, उससे आप मेजर करें आईक्यू स्कोर को, ये इसका कोई रिलेशन कोरिलेशन नहीं है। ये नहीं होगा कि आप कहें जी इसका इसको बड़े साइज का जूता आता है तो इसका आईक्यू लेवल हाई होगा, ऐसा नहीं होगा। इसको छोटे लेवल का जूता, छोटे साइज का जूता आता है, इसका आईक्यू लेवल कम होगा, ऐसा नहीं हो सकता। कोई कोरिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये एग्जांपल देख लेते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैसे। ये चूंकि कल हमारा लेक्चर नहीं हो सका था तो उस वजह से मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ आपको, ताकि कल वाला भी कंपनसेट हो जाए। अच्छा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोरिलेशन टाइप और मीनिंग। अच्छा, कोरिलेशन अगर वन होगा ना तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव पॉजिटिव वन होगा तो ठीक है, प्लस वन होगा ना तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, यानी व्हेन वेरिएबल चेंजेस द अदर वेरिएबल चेंजेस इन द सेम डायरेक्शन। जीरो होगा तो कोई कोरिलेशन नहीं है, नेगेटिव होगा तो वही वाली बात जो हमने ऊपर पढ़ लिया है कि एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा। अब आ जाते हैं, जब आपके पास, जब आप क्या कर रहे होते हैं, जब आप एनालिसिस करते हैं तो आपके पास कोरिलेशन का
रिजल्ट आता है ना आपके सामने, कोरिलेशन कोफिशिएंट आपके सामने निकल के आता है, तो अगर तो -7 टू -1 होगा, यानी कि -7 से लेके -1 तक अगर आपका रिजल्ट आता है तो वो वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, वेरी स्ट्रॉन्ग। अब नेगेटिव है, उसके साथ साइन नेगेटिव का, तो वो नेगेटिव होगा, ठीक है, यानी कि एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा। -7 से लेके -1 तक होगा तो स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। -5 से -7 होगा तो ये स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। -3 टू -5 होगा तो ये मॉडरेट है। 0 टू -3 होगा तो ये वीक कोरिलेशन है, ठीक है, ये वीक कोरिलेशन होगा। जितना आप कह सकते हैं माइनस वाला जितना 1 के करीब होगा उतना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ये इसको थोड़ा सा समझना है कि अगर तो माइनस वाला है तो फिर जितना -1 के करीब होता चला जाएगा उतना स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होगा, उतने अच्छे आपके रिजल्ट आएंगे। अगर वो -1 से दूर होता जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका जो कोरिलेशन है वो वीक है, याद रखिएगा जब नेगेटिव की बात होगी। इसी तरह जब पॉजिटिव की बात करते हैं, 0 होगा तो 0 कोरिलेशन है, 0 से 3 होगा तो ये वीक कोरिलेशन है, 0.3 से -0.5 होगा तो मॉडरेट है, 0.5 से 0.7 होगा तो स्ट्रॉन्ग है, 0.7 टू 1 होगा तो वेरी स्ट्रॉन्ग। यानी कि जब पॉजिटिव की बात करते हो जितना 1 के करीब आएगा, जितना +1 के करीब आता जाएगा उतना स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन आपका बिल्ड होता जाएगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन आपको शो होता है। जितना 0 के करीब होगा उतना ही वीक कोरिलेशन आपको शो होगा, ठीक है। ये इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें। आप क्या कह रही हैं राबिया मंजूर? आई थिंक नेगेटिव वाले उलट हो गए सर, क्या मतलब उलट होंगे? मैं एक दफा रुके, मैं वो लगाता हूँ हैंड फ्री, फिर बताइएगा। यहां तक आपको आई होप के समझ आ गया होगा। अगर कोई इशू हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।